हेडिंग आप दीजिए बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन। बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन। देखिए, आपको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पता है? क्योंकि हम लोग इसमें फाउंडेशन बेस में कर चुके हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? इसका फुल फॉर्म करके फुल फॉर्म भी पूछ देता है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल। खाड़ी का पहल, देखिए जो नाम में लिखा हुआ है बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, यानी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जितने भी देश हैं उन सब के बीच एक आर्थिक सहयोग बनाया गया, जिसमें हम क्या क्या एक दूसरे से साझा करेंगे, आर्थिक डिसीजन करेंगे, जो एक दूसरे के साथ व्यापार करते उसमें छूट देंगे। उसके अलावा जो कि नया नया टेक्नोलॉजी विकास होगा एक दूसरे को हस्तांतरित करेंगे, है नहीं, सलाह देंगे बनाने के लिए, यूज करने के लिए देंगे। तो ये जो संस्था है ये खासकर किसके लिए? जो बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसमें कितने सदस्य हैं बताइए? कौन कौन सा है? एक तो जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और कौन है बताइए? भूटान और कौन है? देखिए 7 देश है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। एक भूटान खाली हट जाता है, क्यों? भूटान एक तरह से भारत से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए भूटान को ही हम लोग मान के साथ चलते हैं, ठीक है। सही, भूटान नहीं, नेपाल है, सॉरी, भूटान और नेपाल दोनों है। म्यांमार तो है ही, सही, म्यांमार नहीं है, नेपाल और भूटान। थाईलैंड एक और है, म्यांमार भी है, हाँ म्यांमार 7 है, यानी ये 7 देश है जिसका गठन किया गया है। और ये देश अपने आसपास में जो भी आर्थिक सहयोग हो, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। और आपने ये भी देखा था पहले इसमें, इसका गठन कब हुआ था? 1997। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। ठीक, आपसे सवाल कैसे पूछ देगा? बिम्स्टेक में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए दे देगा, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो कैसे छाटिएगा पाकिस्तान को? क्योंकि देखिए भारत का नक्शा है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है और पाकिस्तान यहाँ है, तो पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अरब की खाड़ी से व्यापार करता है, इसीलिए नहीं। लेकिन नेपाल को, भूटान को इस बंगाल की खाड़ी पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहाँ नेपाल और भूटान है, जिसके लिए यही खाड़ी बचा है, इसीलिए कभी कभी दिमाग लगाना भी पड़ता है कौन उसके नज़दीक कौन दूर है। तो यहाँ हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी ये छठा बैठक हुआ है, वो हुआ कहाँ पे? बैंकॉक। कहाँ की राजधानी है?
थाईलैंड। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गए थे। तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक के बारे में क्या। देखिए नॉर्मल तो आपको बेसिक में याद रखना पड़ता है। बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर ढाका है नहीं। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ता है, इसके सदस्यों को याद रखना पड़ता है। लेकिन याद रखना है इस बार करंट अफेयर में 6ठा बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ हुआ है? थाईलैंड, बैंकॉक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए आपने एक सुना होगा ऑपरेशन ब्रह्मा, नाम सुना है? क्या है? क्या ऑपरेशन ब्रह्मा? देखिए म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था। तो भूकंप जब आया, कई देशों से भूकंप आता है, तो देखिए हम लोग सहयोगी है, अगल बगल के सहयोगी है। भले आज हम लोग इंडिया पाकिस्तान लड़ ले, लेकिन जब कोई प्राकृतिक आपदा होता है सब एक हो जाते हैं। तो हाल ही फिलहाल में म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया। तो इस भूकंप के बाद राहत के तौर पे भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसमें इन लोगों को क्या देना है? राहत सामग्री। राहत सामग्री मतलब खाना पीना कपड़ा फ्री, चिकित्सा सामग्री। तो देखिए कहीं भी जब आप लोग आगे तैयारी कीजिएगा, बीपीएससी यूपीएससी तैयारी कीजिएगा, तो आपदा प्रबंधन उसे एक टॉपिक होता है। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है? जब कोई आपदा आता है तो आपदा को तो आप रोक नहीं सकते हैं, आप भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, बाढ़ रोक नहीं सकते हैं, बिजली गिरना नहीं रोक सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकते हैं। तो आपदा को हम लोग रोकने के लिए 3 कैटेगरी देखते हैं। एक आपदा आने से पहले, एक आपदा आ गया है तब, और एक आपदा होके चला गया है तब। अब देखिए जैसे बाढ़ को ले लीजिए, हमें पता है हर साल जून जुलाई में बाढ़ आने वाला है। तो उससे पहले ही हम लोग तैयारी करके रख लेते हैं, भाई हमें इस एरिया में इतना नाव रख लेना है, इतना खाना रख लेना है, इतना टेंट बना के रख लेना है, जुगाड़ कर लेना है, जब बाढ़ आएगा तो उसको कहाँ पर रखेंगे। ये क्या पहले से तैयारी करके रखते हैं। यह है आपदा पूर्व का तैयारी। जब आपदा आता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? बचाव कार्य करते हैं, है नहीं? कैसे बचाना है, कहाँ से एनडीआरएफ लाना है, कहाँ से पुलिस लाना है। और जब आपदा चला जाता है तब देखते हैं भाई जिसका घर हो गया, कहीं पानी जमा हो गया, बीमारी फैल रहा है, महामारी फैल रहा है, जिस बच्चे का 5 महीना 6 महीना से पढ़ाई छूट गया उसके लिए व्यवस्था, जिसका रोज जैसे मान लीजिए कोई दुकान चला रहा था, दुकान पे उसके जीवन टिका था, बाढ़ में दुकान बह गया, घर बह गया, तो ऐसे लोगों को क्या क्या काम देना है ये सब देखा जाता है। तो यहाँ भी यही है। अब भूकंप आया, भूकंप आने के बाद की स्थिति, तो हम लोग वहाँ खाना पीना देंगे। जो होता है किसी पे घर गिर गया हो, किसी को चोट लग गया हो, तो उसके लिए चिकित्सा सुविधा भी देंगे। और जो अभी जो फंसा है, जो कुछ लोग फंसे हुए, उसको बचाने के लिए राहत कार्य भी करना है। इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये याद रखिएगा, आपको पूछेगा ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, लिखिएगा थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप लोगों के पीड़ित के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, या एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये 2 बड़े क्वेश्चन लिख लीजिए। साल में ग्लाइड बम का परीक्षण हुआ है। तो पहले समझिए ग्लाइड बम होता क्या है। देखिए ये हवा से फेंका गया एक बम है, ठीक है, ये हवा से फेंका गया एक बम है। अब बाकी बम में क्या अंतर है? अब देखिए जैसे कोई बाकी बम हम लोग ऊपर से गिराते हैं तो सीधे जहाँ गिराते हैं वहीं गिर जाता है, ठीक है। मतलब कोई बम अगर आप किसी भी एयरफोर्स के या उसके तो क्या कहते हैं इंजन से फेंकेगा, विमान से फेंकेगा, तो जहाँ गिराएगा वहीं गिरेगा। आप सोचिए हमको यहाँ गिराना है बम, और हमने बम यहाँ से लगभग इतना ऊंचाई से इस ग्लाइडर बम को फेंक दिया। अब ये बम क्या है? ये बम उड़ते उड़ते जाके कहाँ गिरेगा? जहाँ पे निशान दिए हैं वहाँ जाके गिरेगा। कहीं से भी फेंक दीजिए वो जाके वहीं गिरेगा जहाँ पे इसको गिरना है। अगर ये भागेगा तो बम भी भागेगा। कहना समझ रहे हैं? उसमें पंख लगा हुआ रहता है। अगर 40,000 फीट के ऊंचाई से अगर हम लोग इसको फेंका जाता है तो ये क्या करता है? 100 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। और कितना वजन उठा सकता है? 1000 kg का बम होता है, ठीक है। मतलब समझे क्या है?
देखिए जैसे क्या है, अभी हाल ही फिलहाल में इसका जो परीक्षण किया गया है किस विमान से किया गया है, सुखोई 30 MKI इस विमान का नाम है जिससे फेंका गया। अब देखिए इसको जब फेंका जाएगा अगर 40 फीट की 40,000 फीट की ऊंचाई से, अब जिस जगह पे मान चलिए इसको टारगेट कर दिया, अगर वो गिरेगा तो गिरने के बाद वो हवा में उड़ना, तो उसका पंख खुल जाता है और हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और वहाँ जाके गिरेगा जहाँ पे इसको फेंका गया है। अगर इसका टारगेट मूव कर रहा है तो वो भी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, GPS और IPS, यानी जो इनर्शियल पोजिशनिंग सिस्टम को कहते हैं, इनर्शियल पोजिशनिंग सिस्टम, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यानी अगर ये मूव करेगा तो ये बम भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। जो DRDO का ग्लाइडर बम है, इसको बनाया किसने है या डिजाइन किया, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर, अनुसंधान केंद्र इमारत, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज, ये तीनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया और बनाया। ये सवाल क्या पूछा जाएगा, ग्लाइड बम का परीक्षण किसने करवाया है, DRDO। किस विमान से, ये जरूर पता रखिएगा। ये कितना भार उठा सकता है और कितना दूर तक ये उड़ सकता है, 100 किलोमीटर तक। और इसमें पंख लग जाता है, इसमें कोई इंजन नहीं है, कुछ है नहीं इसमें, बस बम है। लेकिन ये उड़ता क्यों है, इस विमान के गति के कारण। जिस स्पीड से फेंकिएगा उस स्पीड से उड़ेगा, तो अधिकतम 100 तक जा सकता है कि नहीं, उससे कम भी जा सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और क्योंकि इसमें GPS और IPS लगा रहता है, इसका मतलब क्या है, ये टारगेट को देख करके घूमते रहता है। अगर टारगेट भागेगा तो ये बम भी उसके पीछे पीछे भागेगा और 100 किलोमीटर के रेंज तक उसको पीछा करेगा। अगर इतना जल्दी निकल गया तो निकल गया, नहीं तो मारा गया, है कि नहीं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है, एक है संस्कृति का 5वां अध्याय। नाम सुना आप लोगों ने, संस्कृति का 5वां अध्याय। ये समझ में आएगा कि नहीं। ग्लाइड बम सुखोई 30 MKI से छोड़ा गया है, DRDO ने छोड़ा है। ये 1000 kg तक का वजन उठा सकता है और 100 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। ठीक है, इसे बनाया इन तीनों संस्थाओं ने और ये टारगेट के हिसाब से अपना जगह, ये दिशा बदलता है क्योंकि इसमें GPS और IPS लगा हुआ रहता है। ठीक है, टारगेट को ये पकड़ लेता है। इसके बाद अगला आता है संस्कृति का 5वां अध्याय। नाम सुना आप लोगों ने। देखिए ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, 2014 से लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो भाषण दिए सब इसमें लिखा हुआ है, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे कहा गया संस्कृति का 5वां अध्याय। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए पिछले 14 वर्ष का भाषण इसमें लिखा हुआ है। और इसके जो लेखक है, यानी इसका जो प्रस्तावना लिखा है, प्रस्तावना ये लिखा गया किसके द्वारा, राम बहादुर राय के द्वारा। प्रस्तावना कौन लिखा है, अब बाकी ये लिखा कौन, संकलन कौन किया, जमा कौन किया, प्रभात ओझा। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण। तो अगर आपसे पूछा जाएगा संस्कृति का 5वां अध्याय क्या है, तो भाई नरेंद्र मोदी ने जितना भाषण दिया है पिछले 10 वर्षों में सबको इसमें शामिल किया गया है। प्रस्तावना कौन लिखा है, राम बहादुर राय ने, और संकलन कौन किया है, तो ये संकलन क्यों, ये लिखा नहीं है। अगर लेखक हो तो अलग चीज़ है, क्यों बोलने वाला तो वही और है ना, बस ये उनको एक जगह जमा कर दिया है। तो संकलन क्या है, लेखक ने कहेगा प्रभात ओझा। संकलन जैसे मान के चलिए अभी हम ही लोग कोई किताब में आप लोगों को नोट्स देते हैं तो हम लोग उसके लेखक नहीं है, हम लोग क्या है, कोई NCERT से
कोई DU की किताब से, कोई हम लोग जो पहले क्लास नोट्स पढ़े उससे, बाकी जगह से मिला के नोट्स बना कर वो संकलित करके देते हैं। हम लोग लेखक नहीं है। कोई टीचर जो करा भाई ये पुस्तक हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है गति का समीकरण, या हम दिए हैं गति का न्यूटन? हमने क्या कहा, जहाँ से हमको पुस्तक मिला वहाँ से उठा करके जो आपके काम का था वो आपको दे रहे हैं। तो हम लोग संकलन करता है, हम लोग लेखक नहीं है। लेखक होता है जो मान लीजिए जो अपना पहली बार पुस्तक लिख के रिसर्च करके देता है, ठीक है। तो ये क्या संकलन करता है, ये लेखक नहीं है। तो यार संस्कृत का 5वां अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण का संकलन है, जिसका प्रस्तावना राम बहादुर राय ने लिखा और इसे संकलन कौन किया है, प्रभात लाल। और इसका जो उद्घाटन किया है, उद्घाटनकर्ता यह जूना अखाड़े का प्रमुख, जूना अखाड़े का प्रमुख अवधेशानंद गिरी ने, यानी इसका उद्घाटन कौन किया है, या विमोचन करते हैं। उद्घाटन तो बिल्डिंग का होता है, विमोचन यानी पहली बार सबके सामने लाया कौन है, अवधेशानंद गिरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि समझ राज के हिसाब से तो वही इंपॉर्टेंट चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो लिखिए राष्ट्रमंडल का 7वां महासचिव, ठीक है। देश संस्कृत के राष्ट्रमंडल क्या होता है, यानी कॉमनवेल्थ का, ठीक है। पहले क्या था, जो देश अंग्रेज के अधीन था, ठीक है, तो जब अंग्रेज उस देश को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने एक समझौता किया कि अगर देखिए अब तो हम यहाँ से अलग हो ही रहे हैं, लेकिन अगर व्यापार को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि हम लोग आपस में व्यवसाय कर सकें। जैसे देखिए ग्रुपिंग क्या होता है, पहले ज़माने में अलग रहना आसान था, लेकिन आज के ज़माने में कोई देश अकेला नहीं रह सकता है। जैसे मान के चलिए अभी हम ही भारत है, तो हम चाहेंगे हम अकेले रह लेंगे तो पता चला अभी हम मात्र 20% तेल ही प्रयोग कर पा रहे हैं, बाकी 80% जो डीजल पेट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं। हमारा बहुत सामान बाहर जाता है, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कोई देने वाला नहीं होगा, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी ना। इसीलिए हम लोग ग्रुप बना के रहते हैं ताकि व्यापार करना आसान हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी युद्ध का माहौल है, युद्ध के माहौल में जीते या हारे क्षति तो होगा ही होगा। तो अगर मान लीजिए जिस देश के साथ मेरा अच्छा संबंध है वो हमें इसमें सहयोग भी करेगा, भले युद्ध में सहयोग ना करे लेकिन उस जो नुकसान होगा उसके भरपाई में तो सहयोग करेगा ना। या मान लीजिए बाई चांस कोई अगर हम पे, भारत पे कोई पाकिस्तान का कोई दूसरा देश दबाव डाल दे, जैसे अमेरिका, चीन या कोई दबाव डाल दे, तो बाकी और देश हमारे सहयोग करने के लिए है नहीं। इजराइल है, अमेरिका है, रसिया है, ऐसे इंग्लैंड है, मेक्सिको, ऐसा हमारी तरफ से रहेगा। इसके लिए आपको सबसे संबंध अच्छा बना कर रखना पड़ेगा तभी ना। अब मान जब गांव में बैठे हैं, सारे पड़ोसियों से दियाद से लड़ के बैठे हुए हैं, तब तो समय पर नुकसान ही झेलना पड़ेगा ना। अब अगर आपका पड़ोसी दियाद सब अच्छा रहेगा, दोस्त अच्छे रहेंगे तो समय पे काम आएगा। तो यहाँ भी यही है। तो राष्ट्रमंडल का जो गठन हुआ था, तो अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे तो जितने जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था सबको मिला के एक संगठन बना दिया, जिसका नाम क्या दिया, राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्र में जितने भी सदस्य तो समझ लीजिए सब क्या है, अंग्रेज के कभी न कभी गुलाम रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रमंडल है, भारत भी इसका हिस्सा है। तो इसका जो नया जो बना है महासचिव, इसका जो हेड होता है, राष्ट्रमंडल का जो हेड होता है अधिकारी का, वह है शर्ली बोर्जे। अब ये क्यों इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली अश्वेत महिला, अश्वेत मतलब महासचिव बनी है, यानी पहले काली जो होते हैं बने। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इससे पहले घाना के विदेश मंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल का 7वां महासचिव कौन बनी है, शर्ली बोर्जे, जो कहाँ के रहने वाली है, घाना की। यानी राष्ट्रमंडल का जो पहली बार कोई महिला, अश्वेत महिला इसके अध्यक्ष या इसके महासचिव बने, ठीक है। पहली महिला है, अश्वेत भी है। इसके बाद दूसरा अगर आप पॉइंट देख रहे हैं तो देखिए बिहार में राजगीर में जो है 27 अगस्त और अगस्त माह में 2025 में क्या खेला जाएगा, हीरो एशिया कप, हीरो एशिया कप हॉकी।
ठीक है। यानी एशिया कप हॉकी जो होगा 2025 का हीरो कप, ये कहाँ होगा? राजगीर, बिहार। राजगीर, बिहार। इसमें कितने टीम शामिल होंगे? 20 टीमें शामिल होगी, तो 8 टीमें शामिल होगी एशिया कप में। याद रखिएगा, बिहार में भी धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होने लगा है। इससे पहले महिला एशिया कप हुआ था। अब जो है क्या हुआ? खेलो इंडिया विगम शुरू हो गया, 4 मई से शुरू हुआ है नहीं? जो बिहार में से गया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ऐसे जगह पे होगा। तो यहाँ भी अब अगस्त 2025 में हॉकी एशिया कप होगा। कहाँ पे? बिहार के राजगीर में। जहाँ कितनी टीमें हिस्सा लेगी? 8 टीमें हिस्सा लेगी। याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ें बिहार से संबंधित है, ये जरूर पूछेगा। इसके बाद आते हैं, अच्छा बताइए अभी हाल ही फिलहाल में किस हीरो की मृत्यु हुई है? 87 वर्ष की उम्र में मनोज कुमार, नाम नहीं सुने हैं? मनोज कुमार का नाम नहीं सुने? अरे जिसने क्रांति मूवी दिया है, जिसने ये गाना गाया ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को पहले गिनती आए, या मेरे देश की धरती, गाना सुने हैं? सोना उगले उपकार मूवी का, ये 100 सुपर मूवी दिया, सब देशभक्ति का ही मूवी दिया है मनोज कुमार। ठीक है, आप इसको नहीं पहचान तो आप लोग कैसे पहचानेंगे? आप लोग रील पे देखते कुछ और चीज़। इसके जैसा अभी तक कोई देशभक्ति फिल्म देने वाला कोई दूसरा नहीं बना है। इसका बहुत सॉन्ग सुने होंगे, ये देश पे जितना भी गाना, क्रांति गाना लगा, ये से चना जोड़ गरम, ये गाना सुने हैं? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, ये भी सुने, ये भी सुने होंगे। जो क्या है, ए प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं देश गीत वहाँ के गाता हूँ, सब इसी का गाना है, भरा पड़ा है इसका। ये टॉप क्लास के मनोज कुमार 87 वर्ष के है। ये बॉलीवुड के क्या है? प्रतिष्ठित अभिनेता। ये मान चलिए इसका अधिकतर फिल्म जो है इसका हाल ही फिलहाल 87 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई है। आप लोग मेन चीज़ भूल जा रहे हैं। आपको धर्मेंद्र तो याद होगा, देवानंद याद होगा, देवानंद याद है कि नहीं? वो भी याद नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइए 1990 से पहले का 10 हीरो का नाम बता सकते हैं आप लोग? 5 हीरो का नाम बताइए तो। हाँ हाँ, जो अभी कर रहा है काम उसको छोड़ करके। अमिताभ मनोज कुमार नहीं जानते थे? मनोज कुमार कभी नहीं जानते थे? इन सबसे आगे था ये, और उस टाइम का सबसे सुंदर हीरो था। अगर आप लोग को नहीं होता है तो एक बार मोबाइल पे सर्च कर देख लीजिए मनोज कुमार का चेहरा, एक बार सर्च कर लीजिए एक बार। उसके टक्कर का आज तक का हीरो सुंदर नहीं हुआ है। तो रुकिएगा वीडियो। देखिए, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और इस शहर के एक खास सम्मान होता है, नागरिक सम्मान, लिस्बन शहर की पूंजी। ये केवल शहर के लिए दिया है। तो ये किसको दिया गया है ये अवार्ड? भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यानी लिस्बन शहर की कुंजी अवार्ड किसको दिया गया? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और किसने दिया है? लिस्बन शहर का मेयर
कार्लोस मोइत्जे। ठीक है, तो ये याद के लिस्बन शहर की कुंजी का अवार्ड किसको दिया गया है? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, ये पहले चारों लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति B.R. गवई। कौन है? B.R. गवई। ये भारत के 52वें न्यायमूर्ति बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। देखिए इसमें खास बात क्या है, अभी तक जितने बने हैं ये मात्र दूसरा दलित मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले यानी के.जी. बालकृष्णन के बाद भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? B.R. गवई। ये सवाल पूछा जाता है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पूछा जाएगा B.R. गवई भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? 52। या ऐसा पूछेगा जो ये कितने दलित, यदि ये दलितों की संख्या आज कितने दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 2, एक के.जी. बालकृष्णन और उसके बाद B.R. गवई। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट। देखिए विश्व यूनेस्को का स्मृति रजिस्टर। देखिए यूनेस्को जो है, आप नाम सुना होगा, ये क्या करते हैं, दुनिया के जो सबसे ऐसे प्राचीन ग्रंथ या प्राचीन पुस्तक होता है जिसका विश्व पे असर पड़ता है, उसके लिए एक रजिस्टर बनाया हुआ रहता है जिसमें इसकी चर्चा की होती है। तो अभी हाल फिलहाल में 2 ग्रंथ को इसमें शामिल किया गया है। एक है भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। और भगवद गीता के इसे अपौरुषेय कहा गया है, यानी यहाँ जो है किसने कहा कोई जाना नहीं आता, ये भगवान द्वारा लिखित है। तो यूनेस्को ने क्या किया, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को किसमें शामिल किया है? स्मृति रजिस्टर। अब भारत से कुल कितने ग्रंथ हैं? 14 ग्रंथ। भारत से कुल 14 ग्रंथ है जिसे इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, लिखिए। पहली बार एटीएम का यूज़ किया गया है, पहली बार किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया है, तो कौन सा है? पंचवटी एक्सप्रेस। देखिए ये एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? मजनाड से लेकर के CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। और इस ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है। ठीक है, यानी एटीएम मशीन कहाँ लगेगा? आपको ट्रेन में मिलेगा। हैं अभी जैसे मनमाड है, अभी जो है ना इसमें लिखा गया है कि ट्रायल में ये आगे काम आता है कि नहीं, यानी ये अभी पायलट परियोजना है। देखिए पायलट परियोजना क्या होता है, अभी ट्रायल में देखा जा रहा है, अगर ये सक्सेस रहा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो याद रखिएगा पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगाया गया है। और ये एक्सप्रेस कहाँ जाती है? मनमाड से छत्रपति शिवाजी, यानी आप ऐसे लिखते हैं CST मुंबई, इसमें इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये पायलट परियोजना है, यानी अभी ट्रायल पे लगाया गया है, जो सक्सेस होता है कि नहीं। इसके अलावा अगला जो है, आपने एक नाम सुना है सुदर्शन पटनायक? नाम सुना है? इसका रील बहुत देखे होंगे, जो रेत से जो महल और रेत से जो डिजाइन और बनाता है, कभी देखिए रील? और
रेत और से कभी मूर्ति बना रखा, अब्दुल कलाम का, कभी देश का मूर्ति बनाते रहते हैं। यही सुदर्शन पटनायक। इसे जो अभी हाल ही फिलहाल में जो है क्या कहते हैं, सेंट, क्या नाम उसका, अवार्ड इतना खतरनाक का नाम है ना, डायरिंगटन यानी इसे क्या मिला गया है अवार्ड, कौन सा, फ्रेड डायरिंगटन सेंट मास्टर 2025 का अवार्ड मिला है। और ये कौन देता है, सेंट वर्ल्ड नामक एक मेला लगा है 2025, मेला कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। तो सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डायरिंगटन सेंट मास्टर 2025 अवार्ड मिला है, जो कौन देता है, इंग्लैंड में एक सेंट वर्ल्ड नामक मेला लगता है हर साल, उसमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप अगला ये भी दे सकते हैं, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका नाम क्या है, ईस्टलिंक 6। अभी कहाँ हुआ है, पुणे, भारत में। यानी ये छठा अभ्यास है ईस्टलिंक। तो आपसे पूछा जाएगा ईस्टलिंक अभ्यास किसके किसी पे होता है, भारत और उज्बेकिस्तान में, और अभी कहाँ हुआ है, पुणे, भारत में। देखिए भारत सरकार की एक योजना है, एक राज्य एक RRB योजना, नाम सुने हैं, क्षेत्र, यानी एक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, ठीक है, मतलब एक ही टाइप का। जैसे मान लीजिए एक टाइप का उसका ब्रांच है, अलग अलग RRB नहीं होगा। नहीं तो क्या था, उत्तर बिहार ग्राम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऐसा नहीं। अब पूरे बिहार में एक ही टाइप का ग्रामीण बैंक होगा सब जगह। तो एक राज्य एक RRB योजना जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए 2006 से सारे सब, इसमें क्या है, जितने भी RRB है उसका प्रोग्रेस सही नहीं है, क्योंकि किसान सब ऋण लेता ऋण चुकाता नहीं है, तो धीरे धीरे ये बर्बाद हो रहा था। तो पहले 196 था, 2006 से इसको घटाना शुरू किया था, और 2021 तक आते आते, यानी 2006 में कितना था, 191, 2021 तक आते आते कितना बच गया, 43। अब 2025 में जो इसको घटा के कितना किया जाएगा, 28। जितने राज्य है उतने रहेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण में। तो एक राज्य एक RRB योजना के तहत अब RRB की संख्या कितनी हो गई, 28। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी RRB मतलब हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी इसका काम था गांव के किसान या छोटे छोटे व्यवसाय को लोन देना, लेकिन गांव के किसान लोन लेके लोन चुकाता नहीं था, तो धीरे धीरे ये खराब होने लगा। इसलिए घटाते घटाते अब कितना कर दिया गया, 28, ठीक है। कितना लिख लीजिए,